हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बज रहे हैं एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हरिओम सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट। तो चैप्टर का नाम है सेट। तो देखते हैं। तो सबसे पहले सेट की डिफिनीशन देखते हैं। तो सेट की डिफिनीशन क्या है? द वेल डिफाइंड collection of object is known as set। क्या कह रहा है? द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट। तो अब कोई पूछेगा कि सर वेल डिफाइंड से क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन तो चलिए समझ में आ रहा है, लेकिन वेल डिफाइंड से क्या मतलब है? वेल डिफाइंड कैसे हम लोग समझेंगे कि ये वेल डिफाइंड है? तो मैंने एक रूल बनाया है। वेल डिफाइंड हम कैसे समझेंगे? जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट हुआ होगा, वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट हुआ होगा उसमें कोई ना कोई नियम जरूर फॉलो हो रहा होगा। इसी से हम लोग समझ जाएंगे कि वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब यही समझ लो कि उसमें जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, उसमें कोई ना कोई नियम जरूर फॉलो हो रहा होगा। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम पता करेंगे। तो जैसे देखते हैं ये एग्जांपल, अगर मान लिया कोई सेट ए है, 1 2 3 4 5, ये जो है ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हुआ है। अब हम बताएंगे ये सेट है कि नहीं है। तो हम क्या देखेंगे? पहले तो हम लोग डिफिनीशन पे जाएंगे कि डिफिनीशन ये होता था, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। तो सर वेल डिफाइंड हम पता करेंगे ये है कि नहीं। ऑब्जेक्ट का कलेक्शन तो है, लेकिन अब ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। वेल डिफाइंड के लिए हम जानेंगे क्या है, उसमें कोई ना कोई नियम जरूर फॉलो हो रहा होगा। इसमें नियम फॉलो देखे हो रहा है, +1 है, 2 से 3 जा रहे हैं +1 है, 2 से 4 3 से 4 जा रहे हैं +1 है, यानी कि 1 1 का एडिशन हो रहा है। एक नियम ऐसा पर्टिकुलर जो फॉलो हो रहा है, 1 1 का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया सेट बी है, AEIOU। सर ये बताइए, ये सेट है? तो इसमें कोई रूल तो आपको लग नहीं रहा होगा, सर +1 हो ही नहीं रहा, माइनस हो ही नहीं रहा, एडिशन हो ही नहीं रहा है, तो कैसे बताएं ये कैसे है? जरूरी थोड़ी है कि प्लस ही हो माइनस ही हो, कोई भी नियम फॉलो हो सकता है। तो हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स की ये सारी क्या है? वॉवेल है। तो एक ये वॉवेल होना ही एक इसमें एक नियम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये सेट होगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर तीसरा एग्जांपल ले तो देखें। अगर मान लिया सेट सी है, 2 5 6 8 25 35, इन ऑब्जेक्ट का हमने कलेक्शन किया हुआ है, जो कि सेट सी है, उसको हम लोग बोल दिए कि सेट सी है। इन ऑब्जेक्ट का हमने कलेक्शन किया है, तो बताइए ये सेट है कि नहीं है? ये सेट है कि नहीं है? तो देखेंगे 2 से अगर 5 जा रहा है तो +3 का एडिशन हो रहा है, 5 से अगर 6 जा रहा है तो +1 का हो रहा है, 6 से 8 जा रहा है +2। मतलब कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, यहाँ +2 हो रहा है, फिर 1 है, फिर 2 है। कोई एक ऐसा फिक्स नियम नहीं है कि एक ही 1 होता चला जा रहा है, या फिर 2 1 होता चला जा रहा है, या फिर 3। इसलिए ये सेट नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये एग्जाम्पल है, डिफिनीशन मैंने बता दिया। सेट क्यों नहीं है, क्यों है, कैसे पहचानेंगे, वेल डिफाइन होना चाहिए,
ये सब चीज़ें पता हो गया। अब हमें कोई भी सेट का कलेक्शन दे दिया जा रहा है कि अगर कोई पूछ दे कि सेट ये है, सेट समथिंग है, इसमें इन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, बताओ ये सेट है कि नहीं, तो हम पहले पर्टिकुलर नियम फॉलो करेंगे, देखेंगे फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो है कि नहीं है। तो अगर नियम फॉलो हो रहा होगा तो वो सेट हो जाएगा, अगर नियम फॉलो नहीं हो रहा तो वो सेट नहीं होगा। बस यही चीज़ें हमें ध्यान देनी है, ठीक है। तो अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर ठीक है, डेफिनेशन बता दिए, एग्जांपल बता दिए, ये बताइए पढ़ते क्यों हैं सेट? पता होना चाहिए ना कि सेट पढ़ते क्यों हैं। तो ये नोट में क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सेट पढ़ते क्यों हैं। तो अगला चैप्टर है हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही हम सेट पढ़ते हैं, क्योंकि रिलेशन जो फंक्शन चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो सारी चीज़ें सेट पे ही डिफाइंड है। तो बस उसी को समझने के लिए पहले हम सेट पढ़ लेते हैं। सेट एक चैप्टर नाम दे दिया गया, चलो सेट को बढ़िया से समझा देते हैं, एक चैप्टर ही बना देते हैं जिसको सेट समझाएंगे। उसके बाद रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे। मतलब हमारे मैथमेटिक्स में जितने चैप्टर हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसीलिए चैप्टर पहला सेट पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन हम नोट में ही करके लिख लेते हैं, हिंदी में ही लिख लेते हैं। सेट पढ़ते क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए सेट पढ़ा जाता है, ठीक है। यही है, रिलेशन एंड फंक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए सेट पढ़ा जाता है। तो क्वेश्चन कोई भी पूछेगा कि सेट चैप्टर आपका है, डेफिनेशन ही पूछेगा, सेट पढ़ते क्यों है, ये कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका नोट है, ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वीडियो पॉज करके इसको लिखते जाओ, समझते जाओ, एक एक चीज़ें बहुत बारीकी से बताऊँगा मैं। हर टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल्स बताया जाएगा, बहुत ईजी तरीके से, हुआ नहीं बनाया जाएगा किसी भी चीज़ को। इंग्लिश में बोल दिए, समझ ही नहीं आ रहा बच्चों को, वीडियो लेक्चर बन गए। तो ऐसा नहीं है, हमें समझाना है बच्चों को, आखिर सिखाना है, पढ़ाई से नहीं कि पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। कुछ सीखोगे तभी मजा आएगा ज़िंदगी में। जब तक कुछ सीखने की अगर होड़ नहीं रहेगी तो हम कुछ कर नहीं सकते। चलिए, इसको नोट कीजिए तब तक आप लोग। हो गया। अब अगला टॉपिक है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट और उसके रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, सेट और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताइए। तो चलिए ठीक है, बताते हैं सेट और उसके रिप्रेजेंटेशन। अगला है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ये हेडिंग है आपका, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो सेट्स एंड उसके रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक ट्रिक बनाया है कि सेट और उसके रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग समझेंगे। तो सेट और ट्रिक यही है, ना जाने क्यों रानी, यही है कॉन्सेप्ट। नौ से यन हो गया, जाने से जेड हो गया, क्यों से क्यों हो गया, और रानी से आ गया। यन को सर क्या बोलते हैं? यन को बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसको क्या बोलते हैं? एन। यानी कि हमारे इस चैप्टर में या फिर कहीं भी हमें एन दिख जाए तो समझ जाना कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो पता ही होगा,
1 2 3 इन्फिनिटी। अब जेड जो है इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर, जेड को बोलते हैं इंटीजर, जेड को बोलते हैं इंटीजर, क्यू को बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो जेड में भी दो तरह का आता है, एक जेड प्लस आता है और एक जेड माइनस आता है। तो जेड प्लस क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में हमें बताने की जरूरत तो है नहीं, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। तो जेड माइनस वैसे भी क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, जो कि क्या होता है -1 -2 -3 -इन्फिनिटी। क्यू आपका हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो पता ही होगा, p/q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं। तो इसमें भी दो आता है, आपका आता है q प्लस q माइनस, सेम ऐसे ही, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। और q माइनस का द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर। ना जाने क्यों रानी, ये बस याद रखो, ये जो ट्रिक है हमें इसी को याद रखना है। इतना हमें झमेल नहीं देखना कि सर इतना बड़ा लिखवा रहे हैं याद ही नहीं होगा। अरे भाई क्यों याद नहीं होगा, ये हम बता क्यों रहे हैं। ना जाने क्यों रानी, ये हम इसीलिए बता रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, किताब को देख के ये नहीं कि घबरा कर समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हमने ट्रिक बनाया है कि ये आप समझेंगे तुरंत दिमाग में रहेगा, एटलीस्ट ये अगर तो याद ही रहेगा, ये तो हमें नहीं लगता किसी को भूलेगा, ये याद रहेगा। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, NZQR। आर के बारे में बता देता हूँ कि ये रियल नंबर है, तो आर देख लेते हैं क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब पता है, जितने भी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर का मतलब हो गया आपको -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, जितने भी नंबर है सबको। तो ये है आपका 4 तरह का, ना जाने क्यों रानी। वैसे अगर डिफाइन करें तो 1 2 3 4 5 6 तरह के लोग बताएंगे, लेकिन क्या मतलब है, जब ये उसका सब पार्ट है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये याद कीजिए, ना जाने क्यों रानी। एन से आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, जेड आपका इंटीजर हो गया, क्यू आपका रेशनल नंबर हो गया, आर आपका हो गया द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये है, तो आसानी से पढ़िए इसको और नोट कर लीजिए एक बार। हो गया। कुछ नोट बता देता हूँ मैं इसके बाद, कुछ हमारे पास नोट्स है, नोट करके लिख लीजिए। नोट में पहला लिखेंगे द एलिमेंट या फिर मेंबर या फिर ऑब्जेक्ट, ऑल आर सिमिलर वर्ड। सभी सेम वर्ड है, या फिर द एलिमेंट मेंबर ऑब्जेक्ट। सर क्या बता रहे हैं, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, क्या सिमिलर वर्ड है। सिमिलर वर्ड ये है कि डेफिनेशन में क्या बताए थे, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। तो वहाँ यूज कर सकते हैं द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज सेट, या फिर द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मेंबर इज नोन एज सेट, या फिर द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ये तो बता ही रहे थे हम, यही चीज़ बता रहे हैं। दूसरा आपका है
ये आपका हो गया पहला। दूसरा आपका हो गया कि द सेट, कोई भी सेट होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल अल्फ़ाबेट से। द सेट विल बी represented by capital alphabets। जैसे आपका हो गया सेट ए, सेट बी। ये नहीं कि लिख देंगे सेट ए सेट बी, सेट सी ऐसे नहीं लिखेंगे, सेट ए ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। हमेशा सेट ए सेट बी कैपिटल लेटर होना चाहिए। तीसरी आपकी है, एक और है तीसरा, तो तीसरा देख लेते हैं। द मेंबर, फिर वही बात है, या फिर ऑब्जेक्ट या एलिमेंट ऑफ एनी सेट will represented by small alphabets। small alphabets। the member या फिर ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट ऑफ एनी सेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। छोटे अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम बताए थे, एग्जाम्पल देखें कि सेट ए ई आई ओ यू, इनके बारे में बताया तो ये बड़ा, यही जो मेंबर है इसी को हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे। ये हमेशा कैपिटल होगा, ये स्मॉल होगा। एक नियम और है कि ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट में बंद रहेगा। 3 नियम है, तो 3 चीज़ें हम दिखा दिए, 1 2 3। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ये नहीं कि गए और लिख दिए कि सेट, कोई बोला कि बताइए सेट बी है, तो हम लिख दिए कि सेट बी, उसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। ये सरासर गलत हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। लिखेंगे तो हम हमेशा ऐसे। नोट कीजिए। तो इसके बाद आता है मेथड, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेथड आता है कि सर कितने तरीके से, कितने मेथड से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली एनसीईआरटी के बुक में दिया है, या फिर हर जगह यही दिया होगा, हर बुक में ये दिया है, एनसीईआरटी के हर जगह यही दिया है कि 2 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे सेट को। तो मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मेथड for representation of set। मेथड, कितने मेथड है सर रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को, बताइए हमें। 2 मेथड है। मेथड पहला तो होता है रोस्टर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, 2 मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि अगर कहीं अपने घर में जाना होता है, जैसे मार्केट से अगर आ रहे हैं तो घर जाना है, तो कई तरह के रास्ते होते हैं, इधर से भी चले जाएंगे, उधर से भी चले जाएंगे। वैसे ही सेट को लिखने के लिए 2 मेथड होता है, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। 2 तरीके से लिखते हैं। अब मैं सिंपली बता देता हूँ कि ये है क्या, एक ही लाइन में बताता हूँ, ख़त्म। और बाकी मैं नीचे बताऊँगा किताबी भाषा, लैंग्वेज भाषा। इसको जो है हम लोग लिखते हैं एलिमेंट के फॉर्म में। एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं।
इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ये तो याद करने के लिए आपको बता दिया, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हेडिंग डाल के समझा देता हूँ कैसे क्या है। देखिए, पहला है आपका रोस्टर फॉर्म। तो किताबी भाषा में डिफिनीशन लिखवा देता हूँ, क्या है रोस्टर फॉर्म की डिफिनीशन, एक बार अच्छे से लिखवा देते हैं किताबी भाषा, फिर आपको रियलाइज होगा कि जो हम बताया वही है। तो इन रोस्टर फॉर्म, ध्यान से पढ़िए एक बार, एनसीईआरटी की लाइन को पढ़िए। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, उसको लिस्ट करेंगे, अरेंज करेंगे। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कामाज एंड दे आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। तो शुरू से तो वही करते आ रहे हैं। जैसे मान लो अगर कोई सेट ए सेट है, अगर हम सेट ए लिख रहे हैं तो कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट इन द रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड, ए ई आई ओ यू, ये लिस्ट कर दिए, फिर कॉमा लगाना है, वो तो ऑलरेडी हम लगा ही दिए हैं। फिर दे आर इनक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट, स्टेटमेंट वही लिखा है। इस छोटी सी चीज़ है, इतना लंबा 2 लाइन में लिख दिया, बच्चे देख के डर जाते हैं, सर इतना बड़ा है कैसे याद करेंगे। अरे कॉन्सेप्ट समझ लो, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लास 11th में आगे एटलीस्ट स्टेटमेंट तो बना सकते हो खुद से, तो वही चीज़ है। तो हम लिखवा देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। इन रोस्टर फॉर्म all the elements are listed and separated by commas, separated by commas and being closed with ब्रैकेट, जिसको यही कहते हैं, इसी ब्रैकेट से बंद रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, ये सेट ए है, ए ई आई ओ यू, ये ब्रैकेट हो गया, ये अरेंज कर दिए लिस्ट एलिमेंट को, इस कॉमा से बंद कर दिए, बस यही है। ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, ये स्मॉल लेटर होना चाहिए। इतना तो ध्यान जरूर होना चाहिए कि ये कैपिटल होगा, ये स्मॉल होगा हमेशा। अच्छा, कोई बच्चा पूछेगा कि सर एक एग्जांपल दीजिए, वो कैसे स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंस करेंगे। तो कोई ये मत पूछ देना, सेट ए है 1 2 3 4 5, अब इसको कैसे कैपिटल में लिखे सर, स्मॉल में कैसे लिखे सर। तो इसको स्मॉल और ये फालतू क्वेश्चन हमसे पूछना नहीं है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये बकवास क्वेश्चन हमसे पूछना नहीं है, उतने तो तुम लोग जानते ही हो। तो हो गया। अब आपका आता है कि दूसरा आपका आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। आप लोग इसका जो डिफिनीशन है वो एनसीईआरटी की किताब से या फिर कहीं से भी आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म, जो भी सेट दिया रहेगा उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे एग्जांपल मैं देकर समझा रहा हूँ। जैसे मान लिया कि कोई सेट ए दिया है, ए ई आई ओ यू, तो ये तो हो गया आपको रोस्टर फॉर्म। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखना है, तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने के लिए आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, रुकिए। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने के लिए लिखेंगे कि
ए है, ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यक्स इज वॉवेल है। कोई एलिमेंट, कोई सेट ए है जिसमें ये एलिमेंट है यक्स, अब वो यक्स क्या है, वॉवेल है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैं सेट बी ले लेता हूँ, 1 2 3 इन्फिनिटी तक है, तो इसको, ये तो मान लो रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे कि कोई सेट बी है, उसमें एक एलिमेंट यक्स है और यक्स इज नेचुरल नंबर। यही है, यही बस डिफरेंस है रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं, उसको वैसे ही लिखे रहते हैं। तो नोट कीजिए इसको, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। बताइए सेट पढ़ते क्यों हैं, बताइए जल्दी। बताया था शुरू में कि सेट क्यों पढ़ते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या है, कैसे हैं, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का है कि ना जाने क्यों रानी, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया। पढ़ते क्यों है, अगला चैप्टर आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट उसका समझने के लिए हम लोग सेट को पढ़ते हैं। तो सब चीज़ें दिमाग में गूंजता रहेगा। सेट, पहली बात तो ध्यान रखना है कि सेट कभी भी कैपिटल लेटर में लिखा रिप्रेजेंट करेंगे, जो एलिमेंट होंगे उसको स्मॉल लेटर में रहेगा, कर्ली ब्रैकेट से बंद रहेगा, और जो उसके एलिमेंट हैं वो हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में रहेंगे। नोट कीजिए इसको। कहीं समझना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर यहाँ आप समझा नहीं पाए, यहाँ आप बता नहीं पाए, ये बताइए, कोशिश किया जाएगा सुधार करने के लिए। अच्छा, एक बात नोटिस की होगी आपने, रोस्टर फॉर्म में क्या बोलते हैं कि पैटर्न मैटर नहीं करता, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता कि असेंडिंग में लिख रहे हैं कि डिसेंडिंग में लिख रहे हैं। अगर रोस्टर फॉर्म में ये लिखा है, अगर हम ये सेट ए को ऐसे भी लिख दें, ए ई आई ओ यू, तब भी ये सेट ही है। पैटर्न मैटर नहीं करता कि इधर उधर अरेंजमेंट हो गया तो सारे गलत हो गया, ए 1 2 3 मैटर नहीं करता। मैटर होना चाहिए कि वो एक अच्छे क्या बोलते हैं कि रूल से वो बंधे होने चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ध्यान देना चाहिए। इसको लिखिए। तो एक बार समराइज कर देते हैं, पढ़े क्या हम लोग शुरू से। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़े, सेट होता क्या है। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। तो सर वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट का होगा वो एक बहुत अच्छे पैटर्न में होना चाहिए, उसमें एक नियम फॉलो होना चाहिए कि हाँ इस नियम से वो कलेक्शन हुआ है उसका, तो वही है वेल डिफाइंड। अब हम लोग पढ़े कि रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ना जाने क्यों रानी, उसके बारे में पढ़ लिए। एन नेचुरल नंबर, जेड इंटीजर, क्यू रेशनल नंबर। उसके बाद से पढ़ा हम लोग ने मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कितने मेथड से। घर जाने का बताया था एग्जाम्पल। घर जाने के 2 तरीके हैं, एक इस रास्ते से भी जा सकते हैं, एक उस रास्ते से भी। तो वही है कि ना जाने क्यों रानी, और ये मेथड कितने मेथड से, 2 मेथड्स हैं। एक तो उसको एलिमेंट फॉर्म में लिख दिए, दूसरा उसी को स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैथ में पढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कभी कभी लिखा होता है इसको एडिशन, छोटे छोटे बच्चों को किताब में दिया होगा 24 + 62 ऐड कीजिए। कभी कभी दे देता है ऐड 24 to 62। तो यही है, यही चीज़ें हैं, यही सब कोरिलेट हुआ है। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। अगला वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज 1.1 करके, आइए देखिए क्या फंसता है क्या नहीं फंसता है। उसमें अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।